Well, good morning, teachers, and welcome to our in-house training session on the role of guidance and counseling services in school. Now, guidance and counseling both are put here together, but there is slight difference. Counseling is actually a part of overall guidance. और चाहे स्कूल हो या फिर लार्जर सोसाइटी हो, किसी भी जगह पर जो है आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है, राइट? So before we begin this session and talk about different technical aspects and everything, I want you to remember the first time when you needed some guidance from someone. Maybe something that you have just started and you needed somebody's guidance, some skill that you were trying to learn and you were facing challenges and you needed somebody's guidance, right? Something that you were trying to learn and you needed somebody's guidance. हम सबके लाइफ में इस तरह का अनुभव तजुर्बा जो है वो होता ही रहता है. सो आई जस्ट वांट यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन लाइफ एंड write that particular moment where you needed somebody's guidance. Okay, so we have 2 minutes to prepare for it, and after that we will start like discussing it. So please let's start it. Let's get it started quickly. बात समझ गए क्या करना है ना? बचपन से लेके अभी तक का कोई एक मोमेंट आपको जो है याद करना है जहां पर कि आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी. ठीक है? सर बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, शुरू करने का टाइम है. अरे भाई लाइफ में तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स पड़े होंगे जहां पर आपको किसी न किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ी होगी, राइट? Okay, so if you are ready to share, I can just bring the mic to you. Yes, sir. सर क्लास 5 या 6 की बात है. उस टाइम जो है सो जहाँ पर भी हम पढ़ते थे जिस स्कूल में, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैथ के जो मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आया था, और फिर उन टीचर से हम दोबारा फिर जाकर बात किए. फिर उस समय भी वो समझाए तो नहीं समझ पाए, तो हम एक बगल के भैया के पास गए थे गाइडेंस लेने के लिए कि थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा. लाभ हानि या कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन था, और वो हमको शुरू से ही दिमाग में नहीं आता था. तो वो उस दिन जब समझाए तो उसके बाद से हम बहुत अच्छे से समझ. चलिए बहुत बढ़िया सर. I needed, for as far as I remember, I needed my first guidance related to cooking, sir. I was very bad at cooking. मीन्स चाय छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना. And luckily, after intermediate, I have got admission in Odisha. That was a college in Bhubaneswar. And I did not get a seat in hostel. ऑलरेडी जब तक मैं एडमिशन लिया था फिल हो गया था, तो मुझे खुद पे रहना था और बनाना था. एंड आई वॉज वेरी बैड एट कुकिंग. आई रिमेंबर मैंने जीवन में पहली बार भिंडी बनाने की कोशिश की थी. तो अमूमन में देखा था सब्जी को काट के पानी में रख देते, फिर 5-10 मिनट के बाद उसको बनाते हैं. मैंने भी भिंडी को काट के पानी में रख दिया और थोड़ी देरी के लिए न्यूज़ वगैरह देखने के बाद पहले रोटी और फिर भिंडी बनाना शुरू किया. बनाने के बाद वो भुजिया तो नहीं, हलवा जरूर बना भिंडी का. और उसी दिन मैंने सोचा था कि इस बार जब भी घर जाऊंगा तो सबसे पहले कुकिंग सीखूंगा, कम से कम इतना जरूर सीख लूं कि खुद बना के खा सकूं. तो घर आने के बाद आई टुक ए प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम माय मदर एंड शी गाइडेड मी.
एंड आई एम थैंकफुल टू हर। आज भी मैं जंगल में भी रहूं तो 2 रोटी बना के खा सकता हूँ। वेरी नाइस सर। चलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए नहीं फूड के मामले में। ओके, हु एल्स इज रेडी टू शेयर? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि गाइडेंस सिर्फ हमें जो है रोटी बनाने में या फिर जो है मैथ से किसी टॉपिक में ही नहीं मिलता है या जरूरत नहीं होती है। गाइडेंस की जरूरत हमें अपने पूरे सब कुछ में होती है। पहली दफा फॉर एग्जांपल जब स्कूल गए होंगे आप, तब भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बच्चा जो है वो घर से निकलता था स्कूल के लिए और रास्ते में कहीं छुपक के रह जाता था कि स्कूल नहीं जाना है उससे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उसे गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के भी मोमेंट्स आते हैं, सो वी कैन लाइक टॉक अबाउट एनी ऑफ दोस थिंग्स। जब कभी हम कोई भी काम पहली बार स्टार्ट करते थे तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो चलना हो। जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मुझे गाइडेंस दिया गया कैसे चलना है, बात करना। फिर जब बोलना स्टार्ट किया, लिखना पढ़ना सिखाया गया, सब ने गाइडेंस आया। यहाँ तक कि जीवन के हर पहलू पे जब भी पहली दफ़ा कोई काम स्टार्ट किया गया तो मुझे एक गाइडेंस मिलता रहा। तो ये कहना कि कहाँ गाइडेंस मिला, मुझे बड़ा अभी भी मुश्किल है। गाइडेंस मिलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आमीन आपको पहली बार कब मिला और लास्ट टाइम कब मिला। बस एक मोमेंट को याद करना है जबकि आपको किसी और ने गाइडेंस दिया हो और जिसका कि आपके लाइफ पर ट्रांसफॉर्मेटिव असर भी पड़ा हो। यस, पहले अमन सर से शुरू कर लेते हैं। मैं थोड़ा इधर मूव करेंगे हम लोग। बचपन में जो है मैं क्लास 3 में था, रिसरा में स्कूल में। तो वहाँ पर एक लड़का था, मेरा फ्रेंड था, रंजोत नाम था, वो पंजाबी था। तो वो किसी से लड़ाई नहीं करता था, लेकिन सब उससे डरते थे। और जबकि मेरी लड़ाई होती थी तो फिर फाइटिंग वगैरह सब कुछ हो जाता था। तो मैं बोला कि अब मेरे को लड़ाई से बचना है, कोई ऐसा उपाय बता। तुम तो लड़ता भी नहीं है और जीत जाता है और सब तरह से डरते भी हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो उसने बताया कि सिंपल सा फॉर्मूला है, जिससे लड़ाई हो उसके आसपास जिससे वो पिटा हो, जिससे वो डरता हो, उसका नाम पता करो और सिर्फ उसको एक बार बोल दो, मैं उसको जानता हूँ, उसने तुम्हारे बारे में बताया था। बस उसके बाद तुमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फॉर्मूला जो है मेरे को बहुत सुटेबल लगा। वेरी नाइस सर। लेकिन तो फिर अमित सर के केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्योंकि ये तो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं जानते क्या आप? सर अमित सर मेरे सबसे क्लोज है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस मैम। सर मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं टीचिंग लाइन में पहली बार आई थी तो उस समय मैं एमपी में थी। वहाँ जब मैं 13-14 के सेशन में पढ़ाने गई, उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को मतलब उन पे अप्लाई करना है। तो उस समय एक मैम थी, रेणुका मैम, रेणुका सहाने, आज भी उनका नाम याद है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और वो उम्र में भी मुझसे काफ़ी कम छोटी थी, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्यार से बताती थी कि मैम ये ऐसे बताना, ऐसे पढ़ाना है। तो मुझे लगता है उनका गाइडलाइन मुझे टीचिंग लाइफ में काफ़ी मिलना है और मैं उनको आज भी याद करती हूँ। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। सर मेरा उस टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जब मैं 7th में या 7th में ही थी और सडनली मेरी ग्रैंड माँ डेड कर चुकी थी। तो उस टाइम मैं 2 या 3 मंथ के लिए मतलब स्कूल लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दी थी। बहुत सारा टॉपिक मेरे से नहीं हो पाया कवर। फिर मैं डार्कनेस में जाने लगी, जो कैसे मैं उसको कवर करूं, तो डीप मतलब डार्क में जा रही थी। तो मेरी एक दोस्त है निक्की, मेरे गांव की ही, उसने मुझे बहुत सारा काउंसलिंग किया और इनफैक्ट मेरे पे उसने मेहनत भी किया। जो मुझे नहीं आ रहा था सारा कुछ बताई, फिर मैं ट्रैक पे आ गई थी। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। यस मैम। इवेंचुअली एवरीवन विल हैव टू शेयर, ये ध्यान रख लीजिए, सबको कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ेगा। हु एल्स इज रेडी नाउ? यस मैम। सर मैं छोटी थी तो मतलब कि मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्ट हैंड से खाती थी बराबर। तो मेरे पापा देखते थे तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो कुछ बोले नहीं, सीधा मुझे एक थप्पड़ मारे जोर से। तो मैं तभी समझ गई कि क्यों मारे। तो पापा बोले कि आप समझी कि क्यों मारा मैंने। बार बार देखता हूँ लेफ्ट हैंड लगाती है, राइट हैंड से खाना चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए। तो वो मुझे अभी तक याद है, जब खाने में मुझे वो बात याद आ जाती है कि मैं लेफ्ट हैंड से खा रही थी, राइट हैंड से। मतलब कुल मिलाकर जो है ये तो बहुत तगड़ा रूप ऑफ गाइडेंस है भाई, है कि नहीं? थैंक यू मैम, वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी ब्रेव शेयर मैम। ओके, हु एल्स इज रेडी?
मतलब किसी को आज तक गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर फर्स्ट टाइम अगर चलते हैं या फर्स्ट टाइम कोई मान लीजिए पढ़ाना ही शुरू करे, तो इस समय जो किसी न किसी का योगदान होता है। इस तरह के लोगों को हम लोग MKO के नाम से, यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन के नाम से जानते हैं। वेरी नाइस, या गुड। देखिए, मोटा मोटी जो अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस की जरूरत हमें लाइफ के हर एक पहलू में पड़ती है, राइट? और जैसा कि अबरार सर ने पॉइंट आउट किया कि अभी भी गाइडेंस की जरूरत इन्हें पड़ रही है, और इन्हें नहीं, एक्चुअली पैदा होने से लेके और जाने तक सब मोमेंट पे, सभी पॉइंट पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस का रोल किस तरीके से होता है? देखिए, गाइडेंस, पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं कि आपके पास कोई आएगा तब आप उसे गाइड करें। दो तरीके का गाइडेंस होता है। एक तो ये होता है कि कोई आपके पास जो है गाइडेंस मांगने के लिए है, समवन कम्स सीकिंग इट टू यू, और आप जो है उसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हो गया जहां पर कि आप खुद ट्रबल को फेस कर रहे हैं, somebody else comes and he or she provides you the guidance how to like cope with this situation. रीजन ये है कि लाइफ में जब भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है कह सकते हैं कि चैलेंजेस हमेशा आते ही रहते हैं, एंड वी डोंट ऑलवेज नो द आंसर, we don't always know the best way to handle that situation, and that is where we need some guidance and counseling. Remember, counseling is part of guidance, right? गाइड का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना, गाइड हो गया बेसिक। काउंसल का मतलब क्या होता है? सलाह देना, परामर्श देना, राइट? तो ये दोनों की जरूरत अक्सर हमको पड़ती है लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई छोटा बच्चा जब पहली दफा स्कूल आता है तो कई बार वो रोता हुआ आता है, राइट? क्यों रो रहा है वो बच्चा? राइट? क्योंकि वो एक एलियन एनवायरनमेंट में जा रहा है। बच्चे को अभी ये नहीं पता है कि पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है। बच्चे को ये नहीं पता है कि ABCD सीख के हम कौन सा तोप मारने वाले हैं, या फिर OA सीख के जो है हम कौन सा झंडा गाड़ने वाले हैं। चाइल्ड डज नॉट नो अबाउट दिस, चाइल्ड डज नॉट नो अबाउट करियर, चाइल्ड डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। जब पहली बार जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसको मनी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता है ज्यादातर बच्चों को, राइट? उन्हें नहीं पता है कि दुनिया जो है वो एक्सचेंज पर रिलाई करती है, कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ जो है वो देना पड़ेगा। तो ऐसे में उस बच्चे के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है टू एक्सेप्ट दो चेंजेस, राइट? इन चेंजेस को, इस बदलाव को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे में अगर बच्चे को सीधा ये कह दिया जाए कि भाई जाना है तो जाना है, ठीक है, जैसा कि हम लोग के साथ बचपन में होता था, ये स्कूल नहीं भी जाने का मन है अगर, तो या तो गार्जियन जो है वो सीधा एक हाथ पकड़ेंगे और आपको पता भी नहीं है कि आप चल रहे हैं कि घिसटा रहे हैं, सीधा ले जाकर जो है राजधानी एक्सप्रेस, अंतिम स्टॉप स्कूल। अब वहां तो मास्टर साहब बोलेंगे अरे अब जाइए ना, अब हम देख लेंगे। यही टोन होता था, आप जाइए ना, अब हम देख लेंगे। अब आप भी सुन के ही समझ जाएंगे कि कैसे देखेंगे सर, आप चुपचाप बैठ जाएंगे वहां पर, राइट? मैं एक पर्सनली केस बता रहा हूं कि मैंने एक बार कभी शायद मेंशन किया होगा आप लोगों के सामने कि जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो मेरा एडमिशन जो है नरहन में क्लास 1 में हुआ था, और मैं क्लास 1 में कभी बैठता नहीं था। मैं जाता था फर्स्ट पीरियड में, क्लास 1 में जाता था, वहां से चुपचाप जो है मैम से मैं 5 मिनट का परमिशन मांग के और वहां से निकलता था। क्लास 4-5 में जो है मेरे जो एल्डर सिबलिंग्स थे वो लोग पढ़ते थे, मैं चुपचाप उनके क्लास में पिछले वाले गेट से घुसता था और लास्ट वाला जो बेंच होता है ना उस पर जाके बैठ जाता था। अब साइज इतना छोटा है, बाकी बच्चे बड़े हैं, टीचर को जो है पीछे मैं दिखूंगा नहीं, और मैं चुपचाप वहां पर बैठता था और धीरे धीरे मैं बेंच पे सो जाता था। तो अब इस तरह से मोटा मोटी मैंने महीना भर का टाइम तो बड़े मजे से बिता दिया। मेरी क्लास के टीचर को पता भी नहीं था कि मैं उस क्लास में पढ़ता हूं, क्योंकि मैं कभी दिखता ही नहीं था उधर। इवेंचुअली एक बार जो क्लास 5 में मैम थी उनकी नजर पड़ गई। अब जब उनकी नजर पड़ गई तो फिर उनके पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन तो ये था कि इसको उठा के जो है उस क्लास में पहुंचा दो, भाई देखा जाएगा। लेकिन मैम ने वो चीज नहीं किया। उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि देखो तुम डेली आते हो, सो के चले जाते हो, आज तक किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं। कोई दोस्त बना तुम्हारा? नहीं। खेलते हो किसी के साथ? नहीं। सोते रहते हो, ये तो घर पे भी कर सकते हो। चलो तुमको मैं नए बच्चे से मिलवाती हूँ, वो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, ठीक है। और इस तरह से समझाकर जो है मुझे वो ग्रेड 1 में ले गई, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, ओके। और सबसे गजब की बात क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स का कितना बड़ा रोल रहा है। दोस टीचर्स वर रियली पेशेंट।
उन्होंने जो है फिर अगले 1 हफ्ते तक मोटा मोटी उनका ही काम था। मैं आता था, मैं उन्हीं की क्लास में पहले आके बैठता था, फिर वो मुझे अपनी क्लास में पहुंचाती थी और फिर जो है मैं उस क्लास में फिर उसके बाद रुकता था। तो देखिए, काउंसलिंग की जरूरत सब जगह पड़ती है लाइफ में, राइट? कभी आपके मन में आया होगा कि नहीं ओके ये काम हमको नहीं करना है, आप छोड़ देते हैं। कोई आपको समझाने वाला मिला होगा कि अरे नहीं भाई करो ना, ये करो, इस तरह से ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बच्चों के केस में, स्कूल के केस में जो है, इसीलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग बेहद जरूरी चीज है। आप ये कह सकते हैं कि गाइडेंस जो है वो लोगों को क्यों दिया जाता है, ताकि वो एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके, ताकि वो सुटेबल जो है चॉइसेस कर सके, और वो जो है अगर लाइफ में किसी एडजस्टमेंट की जरूरत है तो उस एडजस्टमेंट को जो है वो कर सके। अब स्कूल में इसकी क्या जरूरत है? ज्यादातर हम टीचर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली अपना रोल क्या मानते हैं? पढ़ाना, राइट? लेकिन जब हम अपना रोल सिर्फ मान लेते हैं पढ़ाना, तो क्या जरूरी है कि सभी बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए तैयार ही होके आता है? नहीं आता है, राइट? घर में कई बार ऐसा हुआ होगा कि खाना बना हुआ है और पेरेंट्स को आके आपको बोलना पड़ा होगा कि भाई खाना खा लीजिए। किसी कारण से आपके मन में कुछ टेंशन है, रूठे हुए हैं, बहुत कॉमन, सबको ये मौका मिला होगा कि आप रूठे हुए हैं, मूड नहीं है, खाना बना हुआ है, मम्मी खाना परोस देगी, क्या आप जाके चुपचाप खाना खा लेते थे वहां पर? या फिर मनाने समझाने का सिलसिला शुरू होता था? फिर अरे पापा ऐसे ही डांट देते हैं, मम्मी ऐसे ही डांट देती है, खाना खा लो, एक बगड़ा का मांस जो है कम हो जाएगा। बहुत तरह की बातें होती थी, बहुत तरीकों से जो है वो हमें ये समझाने की कोशिश करते थे, राइट? और उसके बाद फाइनली क्या होता था, आप उठ के जो है खाना जो है वो खाते थे। अगर मान लीजिए कि उस समय में मम्मी यही करती कि बस रख के छोड़ दिया, तो वो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। ठीक है, भूख जब भयानक तरीके से लगती तो आप उठ के खा ही लेते, लेकिन उतनी देर तक तो आपने जो है अवॉइड किया फूड को, तो जो बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उतने देर का था वो तो आपको नहीं मिला। और हर एक रिक्वायरमेंट तो फूड की तरह होता नहीं है कि ऑटोमेटिकली भूख लगेगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, लाइफ में किसी भी अच्छी चीज से नहीं रूठना चाहिए, लेकिन हम तो इंसान है ना, रूठना तो हमारी फितरत में है। अब देखिए यहां पर यही चीज हो जाती है कि चाहे फूड, मैंने क्या कहा कि फूड तो आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए आप चाह के भी बहुत देर उससे नहीं रूठ सकते या उसे नहीं अवॉइड कर सकते। तो अगर कोई नहीं भी आपको समझाने के लिए आएगा तब भी आप फूड की तलाश में फिर से निकल ही सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर हो सकता है कि आप घर का खाना छोड़ के चौक पर समोसा खा के अपना पेट भरिएगा, और आजकल के समय में यह होता है। अब इसका जो है दुष्परिणाम किसको झेलना पड़ेगा इवेंचुअली? आप रूठे हैं, आप घर का खाना छोड़ के समोसा खा रहे हैं, इवेंचुअली नुकसान आपके शरीर का होगा ना, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इसका नुकसान जो है आपके फैमिली मेंबर्स को भी ना होगा, क्योंकि जब आप बीमार पड़िएगा तो आपके बीमार पड़ने से क्या फैमिली मेंबर परेशान नहीं होंगे? उनका खर्चा नहीं लगेगा, तो लॉस तो उनका भी हो गया। जो लार्जर सोसाइटी है उसका भी नुकसान हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा जो है ड्राइंग करते हैं, या फिर आप बढ़िया जो है शिक्षित हैं, तो ऐसे में आप समाज को कुछ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद बीमार रहेंगे तो आप समाज को क्या दीजिएगा? तो समाज जो आपसे हासिल कर सकता था वो चीज तो समाज को नहीं मिला ना, उसका भी नुकसान हुआ। तो यही चीज अब आप उसको ट्रांसफर करके देख लीजिए एजुकेशन पर, कि फूड तो मान लीजिए बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाला चीज है, उसमें अगर प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग ना मिले केवल रूठने पर, तो उसका दुष्परिणाम इतना हो सकता है। एजुकेशन, इट डिफाइंस योर होल लाइफ, राइट? योर एथिकल वैल्यूज, they basically determine what type of person you are going to be in future. तो इन मैटर्स में तो गाइडेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है गाइडेंस की जरूरत आपको हमेशा होती है। अब एक चीज क्या होता था कि पहले जमाने की अगर हम लोग बात करें तो पहले हमारी सोसाइटी बड़ी सिंपल थी, और सिंपल सोसाइटी थी, सिंपल रिक्वायरमेंट थी लाइफ की, और ऐसे में जो है जो रिक्वायर्ड गाइडेंस और काउंसलिंग है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता था।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्वाइंट फैमिलीज में ग्रो अप किए हैं। आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज में बड़े हुए हैं? सबका हाथ उठने वाला है मेरे ख्याल से, राइट? तो ज्वाइंट फैमिली का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता था कि पापा से आपका मुंह फुला हुआ है ना, दादी है ना समझाने के लिए, दादा है ना समझाने के लिए। आपका जो है अपने भाई बहन से नहीं बन रहा है, चचेरा भाई बहन सब है ना, वही लोग समझा देंगे। इवेंचुअली क्या होता था, आदमी जो है फिर बैलेंस्ड हो जाता था, राइट? करियर से रिलेटेड कोई बात है, वहां पर भी जो है कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपका जो है वो उस लेवल पर है जो कि आपको सही सलाह जो है वो दे देता था। तो इस तरह से जो है सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। दूसरा ये था कि उसमें जो है डिसीजंस भी बहुत सिंपल लेने होते थे। फॉर एग्जाम्पल मिश्रा जी से ही अब हम पूछेंगे कि आपके जमाने में जो है पढ़ाई के बारे में किसी को मैक्सिमम डिसीजन क्या लेना होता था? नहीं, स्कूल के बाद बताइए। स्कूल की पढ़ाई के बाद आपको किस तरह का डिसीजन लेना होता था कॉलेज के बारे में? Related to subject and which college or which place would you like to go? ओके, और कॉलेजेस में कौन कौन से चॉइसेस थे आपके पास? मेरे पास तो होम टाउन का एक चॉइस था, खड़गपुर इटसेल्फ में अपना कॉलेज था। जी दूसरा चॉइस मेरा कलकत्ता में था जी। एंड थर्ड ऑप्शन वाज इन उड़ीसा। ओके, जो और तीनों जगह मैंने भरा था, लेकिन फादर के गाइडेंस से मैंने उड़ीसा को चुना। भुवनेश्वर में जो बीजेपी कॉलेज है उसको मैंने चुना क्योंकि वो उत्कल यूनिवर्सिटी में आता था एंड एट दैट टाइम उत्कल यूनिवर्सिटी हैज ए नाइस फेम एट दैट टाइम। एंड व्हाट कोर्स ऑप्शंस वर अवेलेबल टू It यू? was I took economics honors and geography as a pass because I was very bad at mathematics. ओके, तो यानी कि दो के बीच में ही चुनाव करना। जी जी जी। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने लिया था। बीबीए एमबीए वगैरह नहीं सोचा? नहीं, उस समय का बात नहीं, ये कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था उसके बाद था। आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड फॉर एमबीए बट आई डिड नॉट सक्सीडेड। ओके, यू कुड नॉट कंप्लीट इट। नो। ऑलराइट, अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाते हैं टाइम में। जयम झा सर, आपके टाइम में स्कूल के बाद पढ़ाई के मामले में क्या सारे चॉइसेस थे? उसमें मतलब स्कूल के बाद तो घर पर घर का काम, खेती किस तरह होगा, जब समय समाप्त होता था विद्यालय वहाँ कॉलेज में तो वहाँ से यहाँ से भेज दिया जाता था जिसको भेज दीजिए, यहाँ जो खेती में काम हो रहा है। बाबा थे, उनका ये था जाओ देखो फलाना जगह काम होगा, फलाना जगह काम। सवेरे वो अपने साथ जगाते थे, अपने बगल में चौकी पर सुलाते थे, सवेरे जगाते थे, साथ ले चलते थे जी। सब मजदूरों से, माने जो मेरा काम करने वाला सब था वो सबसे परिचय करा देते थे। जब स्कूल के बाद जब आप कॉलेज पहुंचे थे, क्या कॉलेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हाँ, कॉलेज के बाद मैं कह रहा हूँ कि जब आप कॉलेज पढ़ने गए थे तो आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना था? हम तो ये नहीं, पहले तो हम इंटर तक साइंस के स्टूडेंट थे। इंटर तक आप साइंस के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट थे। उसके बाद फिर आपके पास क्या उसके बाद ऑप्शंस थे? उसके बाद हमारा साइंस में बढ़िया रिजल्ट नहीं हुआ जी, तो हम बदल दिए, हिंदी में चले आए। अच्छा, हिंदी लेकर बहुत बढ़िया। और क्या क्या चॉइसेस थे आपके पास? कोशिश क्या रहेगा, वो तो उसी समय से हम चले आए थे इस लाइन में, भक्ति के लाइन में। विशेष काल में वो वहाँ भी मैं था, सरस विषय भी मिला हुआ था, उसमें भी बहुत सारी बातें मिलती थी। उसी समय से हम व्रत जितना था सब करना शुरू कर। वेरी नाइस सर, थैंक यू। चलिए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो है इन तजुर्बों को शामिल किया है। अब मैं आप लोगों को जो है एक मिथिकल स्टोरी बता रहा हूं जहां पर कि पहली बार जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो है इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि अगर टाइमली सही गाइडेंस और काउंसलिंग अवेलेबल होती तो शायद एंड रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट होता। नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव? आप हैं, राइट। क्या आप वो कहानी सुनाना चाहेंगे? एडम और ईव, जिसको आदम और हव्वा भी कहते हैं। हाँ आदम और हवा भी कहते हैं इस्लाम में, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड के फॉर्मेशन में। एक्चुअली इनको बनाया गया था
मिट्टी से, और संसार के हर हिस्से से मिट्टी ली गई थी जमीन से, और उनको जन्नत में छोड़ दिया गया था, स्वर्ग में ही रहते थे। उनकी वाइफ थी हवा, उनको सब कुछ दिया गया, सारी फैसिलिटी दी गई, लेकिन एक चीज़ से मना किया गया था उनको कि इस पेड़ का फल तुम मत खाना, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और उन्होंने इस बात का अनुसरण किया, फॉलो किया, ऊपर वाले की बात को उन्होंने अवॉइड किया। शैतान जो था वो उसे इस बात का काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानता था, और उसे ये नागवार गुजरता था कि एक इंसान को जिसे मिट्टी से बनाया गया है उसकी ज़्यादा वैल्यू है और मेरी कम है। तो वो हमेशा जेलस में रहता था, और उसने इस चीज़ को डैमेज करने का प्लान बनाया, और वो उनकी वाइफ के पास पहुंच गया, हवा के पास, और उनसे कहा कि इस पेड़ का फल तुम क्यों नहीं खाती हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने मना किया है। बोले कि बेवकूफ़ औरत, तुम्हें उसने क्यों मना किया पता है? इसलिए मना किया कि अगर तुम वो फल खा लोगी तो हमेशा के लिए तुम स्वर्ग में ही रहोगी, और अगर नहीं खाओगी ना तो आज ना कल कभी तुमको यहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई, और वो जिद पे आ गई कि मुझे खाना है तो खाना है। काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं मानी, अंत में वो तोड़ कर दे दिए। नतीजा ये हुआ कि उनको सजा के तौर पे स्वर्ग से निकालकर धरती पे भेज दिया गया। वेरी नाइस सर। ठीक है। वेल, अब मैं इस स्टोरी का स्लाइटली चेंज्ड वर्जन बता रहा हूं। Now, according to the book of Genesis, God created the Garden of Eden. उससे पहले जो है God जो who was the head, and then there were many archangels. Among those archangels, Lucifer was the most dear to God. वो God का सबसे जो है प्यारा एंजल हुआ करता था। Give him some writing work. ठीक है, कुछ राइटिंग वर्क असाइन कर दीजिए उससे। ओके, तो बेसिकली उस कहानी में क्या होता है कि अब गॉड ने जो है गार्डन ऑफ ईडन बनाया, एंड ही फिल्ड इट विद लाइक ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो भी बेस्ट हो सकते हैं, फ्रूट्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह, सब कुछ उन्होंने तैयार किया। एंड देन ही क्रिएटेड लाइक एडम इन हिज ओन इमेज। जब एडम को गॉड ने तैयार किया तो एडम नोटिस दैट लाइक ऑल द क्रिएचर्स इन द गार्डन ऑफ ईडन वर इन पेयर्स, but Adam was alone, so he needed companionship. God, created Adam out of Adam's ribs. That's the saying. कि उनके रिब्स से जो है कुछ हिस्सा लेके और उससे जो है गॉड ने फिर ईव को तैयार किया था। Now, when Eve was created, Adam and Eve lived happily in the Garden of Eden. But then God, God ने चूंकि एडम को पहले बनाया था, और गॉड ने एडम को जो है सारी लग्जरीज दे रखे थे, बट गॉड हैड जस्ट फॉरबिडन हिम टू ईट फ्रूट फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्री। ओके, तो चलिए, जैसे कि सर ने बताया था कि लूसीफर जो शैतान के नाम से भी जाना जाता है, तो लूसीफर को जब पता लगा कि भाई गॉड का जो है ये अल्टीमेट क्रिएशन है, तो उसे ये लगा कि अगर मैं इस क्रिएशन को अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, या इस क्रिएशन को अगर मैं करप्ट कर दूं, तो ये तो गॉड के ऊपर मेरा जीत होगा। तो वो जो है he disguises himself as a snake, he enters the garden of Eden, and he coils himself on that forbidden tree, or tree with forbidden fruit. वहां से ईव जो है जब पास कर रही होती है, तो the snake starts talking to Eve. Eve finds it very strange कि सांप मेरे से बात क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है, but then remember everyone likes to know something good about themselves. और स्नेक या लूसीफर जो है फिर उसे समझाता है कि पहले वही कि गॉड ने तो मना किया है, हम कैसे खा सकते हैं इस फल को। तो स्नेक जो है उसे समझाता है कि दिस इज द फ्रूट ऑफ नॉलेज। नाउ यू आर लाइक गॉड इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर नॉलेज। इफ यू ईट दिस फ्रूट you will have the knowledge that will make you at par with God. God does not want that. That's why he does not want you to eat this fruit. तो भाई उसने जो है एप्पल जो है वो लिया और एप्पल उसने खाया। एप्पल खाने के बाद उसको ज्ञान तो मिला, और सबसे पहला ज्ञान उसे क्या मिला कि उसने गॉड को डिसोबे किया है, क्योंकि उससे पहले वो कंप्लीटली जो है इनोसेंट थे। देखिए, जब आप इनोसेंट होते हैं ना, तो आपको अथॉरिटी का अंदाजा नहीं होता है, आपको ओबीडियंस और डिसोबीडियंस का मतलब नहीं पता होता है।
For example, if I ask this child, okay, do this or sit there, it's very likely that the child would not obey me. क्यों? क्योंकि उसको इन चीजों का एहसास नहीं होता है. ये चीज एहसास कब होता है? जब आपका इनोसेंस खत्म होता है और एक्सपीरियंस आपको आ जाता है. तो वेल चलिए, नॉलेज मिला, पहला ज्ञान हो गया कि आई हैव डिसओबेड गॉड. तो जब आप डिसओबे करते हैं अथॉरिटी को तो क्या मिलता है? सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टी. तो पहले वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए. तो ऑफ कोर्स हु इज एल्डर देन ईव इन दिस स्टोरी? इस कहानी में ईव से बड़ा कौन है? एडम है. ही केम फर्स्ट. तो वो भागी भागी एडम के पास जाती है और एडम को बोलती है, अरे खाओ ना, ये फल खाओ ना, बहुत काम का चीज है, बहुत बढ़िया है, हमको फल्ला ने बताया है, इसको खा के ये होगा वो होगा. एडम जो है चलिए बहुत गुस्सा होता है कि यू हैव डिफाइड गॉड वगैरह वगैरह. लेकिन साथ साथ एडम जो है उसको अब ये पता है कि सिंस शी हैज डिफाइड गॉड, इट मीन्स दैट शी विल गेट पनिश्ड नाउ. तो अगर मुझे पनिशमेंट ना मिले और इसको पनिशमेंट मिले तो वी विल बी सेपरेटेड. सो ही ऑल्सो टेक्स ए बाइट फ्रॉम दैट फ्रूट कि चलो अब जो भी पनिशमेंट होगा वो हम दोनों जो है वो साथ में खा लेंगे. तो उसके बाद चलिए ठीक है, गॉड को पता चलता है, सब एंजल्स वगैरह भी वहां पर जो है मौजूद होते हैं और गॉड जो है वो एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन से जो है एक्सपेल्ड कर देता है, निकाल देता है. और साथ ही साथ जो है वो उन्हें कर्स भी देता है, श्राप भी देता है. दे आर कर्स्ड विथ स्वेट एंड पेन. उससे पहले इंसान को इन दोनों चीजों का जो है एक्सपीरियंस नहीं था. स्वेट इज अ कर्स फॉर एडम in biblical story, remember, and pain is the curse for Eve. That man will have to work outside, that is symbolized by sweat. He will have to work in the farm or in the jungle or wherever to, like provide for the family. So that's why he will sweat, and Eve will have to bear child. That's why the pain of childbirth. अब इस कहानी में आप लोगों को बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर ईव के पास एक चॉइस था, टू ईट दैट फ्रूट और नॉट टू ईट दैट फ्रूट. लेकिन ये चॉइस इतना सिंपल नहीं था. चॉइस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था. वेदर टू हैव द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग लाइक गॉड और सिंपली ब्लाइंडली फॉलो द गॉड एंड नॉट हैव दैट एम्बिशन ऑल टुगेदर. मेन तो चॉइस वो था. अब ऐसे केस में जो है आपको किस चीज की जरूरत होती है? राइट काउंसलिंग की जरूरत होती है. इफ देयर इज अ सर्पेंट काउंसलिंग यू, यू विल गेट पनिशमेंट, राइट? You will lose your own Eden and you will be cursed with sweat and pain. If there is right counseling available there, you can avoid that. वैसे कहानी में और भी अगला पार्ट आता है कि there was not just the fruit of knowledge, वहां पर fruit of life भी था. लेकिन इससे पहले कि एडम और ईव फ्रूट ऑफ लाइफ खाते तो वो अमर हो जाते. तो इससे पहले ही गॉड ने जो है उन्हें गार्डन से निकाल दिया था. Yes, that is a reference to that Garden of Eden, है ना. और आप जो है वर्ल्ड के जितनी भी ये रिलीजियस स्टोरीज हैं या मिथ्स हैं, सबको पलट के देख लीजिए. हमेशा इंसान को एक चीज नहीं मिला है, वो है इमोर्टैलिटी. अमरत्व तो किसी को नहीं मिला है, सब में कंडीशन डाल दिया गया है ना. अगर किसी को ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देते हैं ना, तो नीचे में एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई जोड़ देते हैं. यहाँ हमारे अगर कोई मार दिया ना बेटा तो तुम चले जाओगे, है कि नहीं है? सॉरी सर. मानस के मुताबिक काकभूषण जी उन्होंने अमृत का पान कर लिया था, ठीक है. लेकिन ज्यादातर आप केसेस में देख लीजिए कि इमोर्टैलिटी जो है नॉलेज के साथ साथ ह्यूमन का एक बहुत बड़ा जो एस्पिरेशन रहा है, दैट इज फॉर इमोर्टैलिटी. And none of the mythologies ever talk about a human getting that status of immortality. Okay, तो यही चीज है कि ये कहानी मैंने आप लोगों को बस इसलिए बताई क्योंकि काउंसलिंग इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलेगी तो आप सही रास्ते पर जाएंगे. गलत गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर मिल जाएगी तो आप रास्ता भी इजीली जो है अपना मिस कर सकते हैं. एंड रिमेंबर दैट ऑल द इल्स इन द सोसाइटी दैट यू सी, जितना भी आप लोग समाज में बुराई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? रॉन्ग गाइडेंस एंड काउंसलिंग. एंड दैट इज वेयर like our role as like teachers becomes very important, because it should be our job
फैमिली तो है ही, ये हमारा भी जॉब होना चाहिए कि हम बच्चों को जो है सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करें सो दैट दे डोंट फॉल इनटू रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, राइट। अब ये तो चलिए, एडम एंड ईव के सामने में कितना चॉइस था? 2 ही चॉइस था ना, एक ही डिसीजन लेना था ना कि टू डू इट और नॉट टू डू इट। एक चॉइस, लाइफ चेंज हो गई। अभी के समय में कितने सारे चॉइसेस होते हैं आपके पास, राइट? Our world is changing so rapidly that every day you are faced with new challenges. तो इन challenges के बीच में तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। The road not taken. Yes, sir. Robert Frost, The Road Not Taken. Yes. Years from now, I will remember with a sigh. Right? That? देखिए, एक्चुअली फ्रॉस्ट की पोइट्री जो होती है वो काफी जो है इस तरह के लाइफ के लेसन्स के बारे में जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही पोइट्री का एक लाइन है, क्या तो है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यस। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन हमारे सामने अभी के डेट में है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो हमको ये एड्रेस करना था कि व्हाई इज इट नीडेड। इट इज नीडेड बिकॉज वी आर फेस्ड विद चॉइसेस, एंड इट इज नीडेड बिकॉज वी आर फेस्ड विद डिलेमा, राइट? एवरी डे वी आर फेस्ड विद न्यूमरस चॉइसेस, न्यूमरस dilemmas, right? And in such scenarios, if we don't get good counsel, if we don't get good guidance, what can be the outcome? Sorry, sir. नेगेटिव होगा, राइट? अब एक और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी कोटा के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, right? Some people have started calling it the suicide town or suicide city, right? What happens to our kids there? उन बच्चों के इर्द गिर्द में कौन मौजूद होते हैं? उन्हीं की तरह परेशान, स्ट्रेस्ड बच्चे मौजूद होते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? वो कोचिंग सेंटर सब में जाते हैं। कोचिंग सेंटर में क्या होता है भाई? हजारों की संख्या में बच्चा आया, बैठा, पढ़ा, जिसको पढ़ना है वो भी सही, जिसको नहीं पढ़ना है वो भी सही, समझ में आया तो भी भला, नहीं समझ में आया तो भी भला, पैसा पहले ही ले लिया जाता है। दैट एस्पेक्ट इज आल्सो देयर। अब वो बच्चा जो है वो वहां से निकलेगा, वो कैसा फील कर रहा है, नहीं कर रहा है, हु नोज अबाउट इट? नोबडी। एंड हु केयर्स अबाउट इट? नोबडी। पेरेंट्स अगर बात भी करेंगे, बच्चा थोड़ा अगर डाउन भी नजर आ रहा है, अरे कोई नहीं बेटा, इतना तो लगो लाइफ में लगा ही रहता है, मेहनत करो ना रे, हो जाएगा। कुछ गार्जियन तो उससे भी भीड़ होते हैं, बेटा ऐसे बोलने से काम चलेगा रे, 5 कट्ठा जमीन बेच के दिए हैं, करना तो पड़ेगा ही तुमको। बच्चे के साथ क्या हो जाता है? और ये तो सिर्फ बच्चों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को ग्रोन अप का केस मिलेगा। जितनी बार आपका शेयर मार्केट क्रैश होता है, देखिएगा रिपोर्ट्स की एक लाइन लग जाती है। जितनी बार इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता चलेगा कि शेयर मार्केट इतना गिरा, इतने का फल्ला कंपनी का नुकसान हुआ, बीच बीच में आपको ये भी न्यूज पढ़ने को मिलेगा कि अपने पूरे परिवार ने जो है एक साथ जो है सुसाइड कर लिया। Why do people do that? Because those are the moments when they need some sort of guidance, they need some counseling, but that is not available to them. क्योंकि ज्यादातर लोग, हम लोग जो है अब न्यूक्लियर लाइफ जीने लगे हैं, हमारा परिवार बस हम अलग हैं। अब ऐसे में क्या होता है, चलिए खुशियां तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, 4 लोग और आ ही जाएंगे। दुख आप कैसे करिएगा फेस? कोई नहीं होता है आपके पास। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरा सिनेरियो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले हेल्थ एंड वेलनेस का जो है ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था किन सिनेरियोज में बच्चों के ऊपर जो है स्ट्रेस आ सकता है, बच्चे जो है वो स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही केस में हमने देखा था ना, कौन सा था वो, विजय था या किसका कहानी था, जिसका दोस्त उसको जो है सिगरेट ऑफर करता है ना। बहुत सारे केस थे। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा अंडर स्ट्रेस है और उसका दोस्त उसको क्या ऑफर करता है,
ले भाई 2 कष्ट ले ले, लाइफ जो है तुम्हारी वो टेंशन फ्री हो जाएगी। वो बच्चा क्या करता है, ले लेता है, एडिक्टेड हो गया। तो यानी कि अगर रॉन्ग अगर गाइडेंस अवेलेबल है तो आदमी किस डायरेक्शन में जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। आप में से किस किस के इर्द गिर्द में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झंझट होता है? यूनिवर्सल है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, दिस इज मोर लाइक यूनिवर्सल रेटोरिकल क्वेश्चन। और किस किस के केस में या किस किस झंझट में सही सलाह देने वाले मौजूद होते हैं और तब भी झगड़ा होता है? देखिए मैम, ध्यान से देखिएगा, इन सभी सिनेरियोज में एकाध जो है जरूर गलत सलाह देने वाला मौजूद होता है। फिर वही हुआ ना कि प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग तो नहीं अवेलेबल हुई, आग में घी डालने वाला। तो देखिए, चाहे हमारा जो है ग्रोन अप ही हम लोग क्यों ना हो जाए, इस लेवल पर भी जो है सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है। बच्चा को तो और ज्यादा जरूरत होगी, राइट। तो चलिए हम पहला सिनेरियो ले लेते हैं। जब बच्चा पहली बार आपके स्कूल में आता है, बच्चा कैसा फील कर रहा है? Does he want to attend the class? No, he is feeling bad about it. He is unhappy with this whole thing. तो अब ऐसे में जो है उसे हम क्या सलाह दे सकते हैं? थिंक अप ऑफ द सिनेरियो। चलिए आप सब अपना अपना प्लान कर लीजिए। इमेजिन करिए कि ये बच्चा जो है आज स्कूल आया है और इतना खुश होकर नहीं आया है, रोते हुए आया है, या फिर आगे करेंगे आने के बाद जो है आधे घंटे के बाद जो है अब रोना शुरू कर दिया है कि अब हमको नहीं कुछ करना है, हमको घर जाना है पापा के पास और मम्मी के पास। व्हाट विल यू डू? अपने प्लान कर लीजिए सब आदमी। पेशेंस तो सबका चेक होता है। देखिए, काउंसलिंग इज अ मैटर ऑफ ग्रेट पेशेंस। इसमें क्विक जजमेंट नहीं आना चाहिए। मैम बड़े बच्चों में भी काउंसलिंग में पहला तो रोल ये आ जाता है कि जजमेंट को होल्ड करिए। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। यू शुड बी नॉन जजमेंटल। बच्चा रो रहा है तो वो गलत रो रहा है कि सही रो रहा है, डज नॉट मैटर। अच्छा, मतलब ठग ठग के काम चला लेते हैं पूरे दिन में। गिरहत, शंभू जी को बोलिए जनरेटर चला ही लेने के लिए। अब लाइट शायद इस बार थोड़ी लंबी छुट्टी पे गई है ना? सॉरी मैम, अगले दिन लेकिन वो आप पे भरोसा कर लेता है फिर से? नहीं, लेकिन अगली बार जो है नेक्स्ट डे जब वो बच्चा आता है और फिर आप बोलते हैं कि नहीं थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तो बच्चा भरोसा कर लेता है। अच्छा, ये देखता है कि हाँ छुट्टी हो गया, हम घर चले। तो कुल मिलाकर जो है आप लोग बच्चों की नादानी का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, बस ही नहीं है, नहीं घर जाना होता है जी। तो वो हमेशा ऐसे करती है, जैसे अगर लंबी छुट्टी के बाद वो आई तो बस वो रोने लगती है क्लास में। तो फिर आए तो उसके साथ अच्छे से प्यार से बातें करते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो उसका और रहता है पर डे का कि मौसी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। अरे तो बाप रे। उसको जो है उस हिसाब से समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तुमको भेज देंगे घर, तो वो समझ जाती है जी। वेरी नाइस। चलिए, वेरी नाइस। अरे भाई ताली वाले थोड़ा एनर्जी से बजा लिया कीजिए। अरे दस्ताना वस्ताना खोलिए सर, आज तो हम मौसम ठीक करवाए हैं। हाँ देखिए, आज मौसम में गर्मी भी है। चलिए, मान लीजिए कि केदार सर का बेटा है, स्कूल आने के टाइम में वो घर पे रो रहा है, क्या करिएगा? घर पर रो रहा है सर, उसको समझा के स्कूल लाएंगे। लाइए ना, कैसे समझाइएगा ये तो बताइए पहले।
समझा के लाएंगे वो तो सही बात है। समझा के लाएंगे, बोलेंगे चलो तुम स्कूल में टीवी देखना, टीवी है ना स्कूल में, टीवी हाँ। देखना बैठ के, अच्छा, और क्या समझा सकते हैं उसको? बस उसी में खुश हो जाएगा सर, हाँ, उसी में खुश हो जाएगा। मतलब एक आध- टीवी के नाम पर ही उसको ठग लीजिएगा। इस कौन हम अब मेरे बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो डिफरेंस कैसे बता दें मेरे बच्चे के देखिए बारे सर, अब ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, तो इस पे मुझे एक कहानी याद आ गई में? जी कि एक बड़ा सेठ था, उसका जो है 2 बेटा था, दोनों पढ़ना नहीं चाहता था। जी तो बेचारा जो है वो एक से एक ट्यूटर्स को बुलाता था, हाँ और गुरुजी लोग जो आते थे ना, तो कोई बच्चा उनका टिक्की खींचता था, कोई जो है उनको बिट्ठू काटता था। अब भाई सेठ का बेटा है, मार तो सकते नहीं है आप उसको। बेचारे गुरुजी जो है वो 1 से 2 दिन जो है टिक नहीं पाते थे। तो गुरुजी सेठ ने जो है उसके बाद जो है फाइनली फिर एक एडवर्टाइजमेंट डाला कि जो हमारे बच्चे को पढ़ाएगा ना, उसको हम बहुत बढ़िया से पे करेंगे। तो एक गुरुजी थे जो कि हितोपदेश और ये क्या नाम है उसका, पंचतंत्र की कहानी सब पढ़ के आए थे। तो उनको लगा कि चलो वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, बच्चा सबको भी ठग लेते हैं। तो बच्चा को लेके गए ऊपर, ठीक है ना, अरे पढ़ाने वढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी को तो हम ठग रहे हैं, हम तो मेनली आए हैं मस्ती करने के लिए, है ना, आराम से टाइम पास करेंगे और घर जाएंगे। अरे बेटा देखो देखो देखो, कबूतर उड़ा जा रहा है। अरे आप देखो देखो, एक और कबूतर है, क्या ठो हो गया? अरे मतलब 2 ठो हो गया। फिर 1 ठो और दिखवाए, अब कितना हो गया? 3 ठो हो गया। अरे देखो देखो, एक और चिड़िया वहां है, अब क्या ठो हुआ? कि दूसरा जो है वो बोलता है कि रे भैया, ये मास्टर तो पढ़वे हो। समझ गए कि नहीं? अब फिर समझ ही सकते हैं मास्टर साहब का क्या हाल हुआ होगा। कोई अंदर का पिक्चर है। तो कुल मिलाकर देखिए, बच्चों को सिर्फ बहला फुसला के या ठग के कोई काम करवा लीजिएगा, ये तो देखिए नहीं चलने वाला है, क्योंकि इवेंचुअली वो बच्चा भी होशियार है। वो बच्चा जो है वो एक पॉइंट के बाद वो बच्चा भी जो है वो बात समझने लगेगा, और जब वो बात समझने लगेगा तो शायद ये अप्रोच जो है वहां पर काम नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं जो देखिए, ये हम लोगों का भी एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये हो जाता है कि हम लोग पहले तो ठग ठग के काम करवाते रहते हैं कि बेटा आप छुट्टी होगी, बेटा आप छुट्टी होगी, बेटा आप छुट्टी होगी। दूसरा फेज आता है जहां पर कि बच्चे को आदत पड़ जाती है, तो वो एज ए रूटीन जो है वो फिर जो है वो काम करना जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन उस बच्चे को जो है बहुत दिनों तक ये समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। बच्चा काम तो वो कर रहा है, लेकिन बिना समझे हुए वो काम कर रहा है। यस मैम। यस। तो बेसिकली देखिए, लाइफ में जो है गाइडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक फील्ड में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, एंड you need to make informed choices, because if you make informed choices out of your own volition, you will stick with that choice. If you simply make a choice because you have been asked to do it, you may not give it your 100%. ये भी एक बड़ी बात है। मान लीजिए कि आप बच्चे को कहते हैं कि तुमको ये पढ़ना है, और बच्चा जो है उसको पढ़ना शुरू कर देगा। बच्चे को थोड़ी सी परेशानी आएगी, बच्चा जो है सरेंडर कर देगा कि हमको नहीं समझ में आता है। होता है ये चीज ना। यही चीज करियर चॉइस के मैटर में भी होता है। पिताजी ने बोल दिया बच्चे को कि तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको बीटेक करना है। बच्चा बीटेक करने के लिए गए। अब बीटेक ऐसा थोड़े है कि दही चूड़ा थोड़े है कि बस नाम लिखा लोगे तो पास कर ही जाओगे। 1 सेमेस्टर बीता, 2 सेमेस्टर बीता, धीरे धीरे जो है बच्चे को लगने लगा बार बहुत मास्टर काम करवाता है, इतना असाइनमेंट करना है, इतना असेसमेंट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। 2 से 3 साल होते होते बच्चा जो है वो बर्नआउट का शिकार होकर बोलता है कि अब हमसे नहीं होगा। गार्जियन अब उसके ऊपर और जोर डालेंगे, इतना पैसा तुम लगा दिया है, तुमको तो ये करना ही पड़ेगा। बच्चा हाथ खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया बच्चा हाथ खड़ा?
क्योंकि बीटेक की चॉइस किसकी थी? बच्चे ने उस चॉइस को फॉलो जरूर किया, लेकिन बच्चा मन ही मन एक और बात समझ रहा है कि हम थोड़े कर रहे हैं, ये तो पापा ने बोले हैं, तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन यही अगर डिसीजन बच्चे का खुद का हो कि हमको जो है आर्ट सीखना है, हमको जो है म्यूजिक में जाना है, या फिर हमको इंजीनियरिंग में जाना है, अगर बच्चे खुद का चॉइस होगा ना, तो वो अपना जी जान लगा देगा, लेकिन उस काम को वो पूरा करके रहेगा। तो इसलिए जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो बच्चों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जो है हेल्प करता है। और इस हेल्प से क्या होता है? सर एक मिनट सर, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को जो है सिर्फ बहलाना या फुसलाना नहीं, बल्कि उनको अपनी बात से करवाना, वो अपनी तरह से उस काम को करे, अपने मन से करे। ये यस, बच्चे के लेवल पर भी जाकर जो है आपको कहीं ना कहीं ये चीज बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हाउ इज इट लाइक गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है ना? और नहीं तो खगन चिड़ैया दिखा के और नीचे से आप कुछ कर दिए, ये गलत बात हो जाती है। दे शुड हैव अ से, ओके, दे शुड नो अबाउट सर्टेन थिंग्स। और छोटे बच्चे की बात से ज्यादा जो है सेकेंडरी लेवल पर ये रोल और ज्यादा आपका हो जाता है। छोटे बच्चे के सामने में जो है बहुत ही सिंपल होता है। अब देखिए, हम लोग यहां पर जो है बस गाइडेंस के जो की प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइडेंस पहली बात की ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसा कि सर ने पॉइंट आउट किया था कि चाइल्डहुड से शुरू होकर डेथ तक रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार शुरू हुआ एक पॉइंट पर और पॉइंट बी पर जाकर जो है ये खत्म हो गया, लाइफ लॉन्ग लगना है। दूसरी बात यह है कि गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर एम्फेसिस डालता है, मतलब कि हर एक इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो जो है अपनी पर्सनालिटी को एक पर्टिकुलर शेप दे सके, और जब भी उसे जरूरत हो वो गाइडेंस जो है वो खोज सके। तो यही वजह है कि स्कूल लेवल पर भी जब हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो इट इज नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। जो तरीका एक पर काम कर गया वही सब बच्चा पर काम करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। आप सब बच्चा को ये कह के नहीं फुसला सकते हैं कि बेटा गाड़ी नहीं आई है, कुछ बच्चा फिर भी हल्ला करता ही रह जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो है वन साइज फिट ऑल वाला इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं चलता है। नेक्स्ट इज दैट गाइडेंस का जो है रोल ये भी होता है कि ये सेल्फ डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देता है, ओके? यानी कि अगले किसी भी आदमी को जो है लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट नहीं बना के रखना है। गाइडेंस जो होता है वो बेसिकली उनको एक टूल प्रोवाइड करता है, इस तरीके से वो उस इंडिविजुअल को डेवलप करता है कि उसे जो है गाइडेंस की आगे जल्दी जरूरत ना पड़े। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अपने एनवायरनमेंट की एक प्रॉपर समझ हो गई है, अगर किसी बच्चे को जो है लाइफ में क्या करना है नहीं करना है इसका एक क्लियर विजन उसके पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, तो ऐसे बच्चों को जो है फिर आगे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही फोकस्ड हैं, बिल्कुल क्लियर कर उनका फंडा है, मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करने के बाद मुझे ये करना है, राइट? और कुछ बच्चा जो होता है उसका क्या सीन होता है, वो बस कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी नॉलेज, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्या करना है नहीं पता। माँ बाबू बोल दिए इसलिए 10वां कर रहे हैं, माँ पापा बोलेंगे इसीलिए जो है 12th में साइंस लेके पढ़ाई हम कर लेंगे, फल्ला मामा बोले हैं कि ये पढ़ाई कर लो तुमको नौकरी लगवा देंगे। कौन सा नौकरी लगवा देंगे? तो बोले हैं नौकरी लगवा देंगे। अब जब वो वाला पॉइंट आएगा तब तक में हो सकता है कि बच्चे की मजबूरी इतनी बढ़ जाए कि वो मामा फुफा जो भी है जो नौकरी लगवाएंगे बच्चे को करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लाइफ की रियलिटी उसके ऊपर हावी पड़ हो गई है। बट वाज इट एक्चुअली अ चॉइस? वो उस बच्चे का अपना चॉइस नहीं था। और ऐसे ही आदमी क्या होते हैं, तो वो जो है परेशान रहेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। यस मैम? हाँ, पथ भ्रमित भी हो सकते हैं, वो पथ भ्रमित भी हो सकते हैं।
देख भ्रमित हो सकते हैं। सॉरी सर, हाँ उन्होंने पथ तो चुना ही नहीं लाइफ में, है कि नहीं, पथ नहीं चुना उन्होंने। तो इसलिए गाइडेंस का जो है कि एक की रोल होता है कि अब देखिए गाइडेंस से जुड़ा हुआ एक और पहलू आता है क्या, कई बार आपके पास कोई जो है गाइडेंस के लिए आता है, और जब गाइडेंस के लिए आता है तो आप उसको जो है एक रास्ता सीधा सीधी जो है बता देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो जाएगा काम तुम्हारा, राइट। दूसरा अप्रोच क्या है लेकिन इसी में, कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस के रिक्वेस्ट के साथ आता है कि आई एम फेसिंग दिस डिलेमा, आई एम फेसिंग दिस क्राइसिस, प्लीज गिव मी सम गाइडेंस, आप उसको जो है चॉइसेस दे दीजिए। आप उसको बस डिफरेंट जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो दिखा दीजिए कि बेटा देखो ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, नहीं तो ये भी ऑप्शन है, नहीं तो ये भी ऑप्शन है। अब ऐसे में क्या होता है, और जब वो खुद से चुनेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, कमिटमेंट उसका दूसरा हो जाएगा। पहले आपको क्या बताए थे कि बच्चा आपके पास आया, अच्छा 12th कर लिए हैं, अब क्या आगे करना चाहिए, तो जाओ ना कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर लो। वो बच्चा अब आगे याद रखेगा, वो बीटेक करने जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं हुआ ना बीटेक, हम अपने मन से थोड़ी कह चचा बोले थे बीटेक करने के लिए, कर लिया। आप क्या करिए, तो उसके सामने में जो है 10 कोर्स का ऑप्शन रख दिया, देखो बेटा अगर तुम्हारा इस चीज में इंटरेस्ट है तो तुम ये कर सकते हो, इसमें आगे ये होगा, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम आगे ये सब कर सकते हो, इसमें जो है ये सारे ऑप्शंस होंगे। 10 ऑप्शन दे दिए। हो सकता है कि बच्चा फिर भी पूछे कि नहीं आप बताइए ना कौन सा करें, नहीं 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 देखो ये तो तुम्हारे मन की बात है ना, तुम चूज करो कि तुमको बेस्ट क्या लगता है, हम उसमें तुमको जो है हेल्प कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए चॉइस। अब क्या होगा कि बच्चा मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट द बेस्ट चॉइस, लेकिन फिर भी बच्चा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना। अब वो बच्चा कभी ये तो कहने नहीं ना आएगा कि चाचा आप ही दिए थे चुन के इसीलिए हम किए थे, हमको नहीं मजा आ रहा है अब इसमें, क्योंकि अब उस बच्चे को पता है कि चाचा तुरंत में बच्चा को जो है याद दिला देंगे। और आजकल के बच्चे ऐसे ही है कि आपने ऐसा बोला तो इसलिए हमने ऐसा किया। वो तुरंत नहीं कहते आपने ऐसा बोला था मैम। Yes, because like if you gave them just one choice or if you gave them just one direction, they will hold you responsible for that. But if you give them multiple alternatives, actually the kids will also appreciate that. कहीं न कहीं वो बच्चा भी समझ रहा है कि जो हमारे सामने खड़े हैं वो हमको इतना वैल्यू दे रहे हैं या हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि they are like giving me the opportunity to make a choice for ourselves. दूसरी बात यह है कि गाइडेंस हमेशा जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है, कि गाइडेंस कोई अगर आपसे गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती आप उसको गाइडेंस दे नहीं सकते हैं, और कोई अगर आपको गाइड करने के लिए तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती उससे गाइडेंस ले नहीं सकते हैं। इट्स वेरी म्यूचुअल रिलेशन, राइट। तो यहां पर जो है दोनों के बीच में जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि गाइडेंस की जरूरत जो है वो सभी बच्चों को होती है। अक्सर जो है क्लास वगैरह के सिनेरियो में जो है हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि जो बच्चा बदमाश है, जो बच्चा थोड़ा सा जो है मिस एडजस्टेड है कह सकते हैं, मैल एडजस्टेड है, ऐसे बच्चों के केस में हमको लगता है कि इसको गाइडेंस की जरूरत नहीं, इन्हीं को है। जो माल एडजस्टेड है, जो कि अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं किए हैं, जो कि सही चॉइसेस नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि इन लोगों को जो है गाइडेंस की जरूरत है। यस देखिए अगर इंटरेस्टेड नहीं है सर, ऐसे भी केसेस आ सकते हैं कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू मेक देम इंटरेस्टेड फर्स्ट। कई बार होता है कि हम लोग अनसॉलिसिटेड गाइडेंस देते हैं, उससे जो हमारे गाइडेंस की वैल्यू और कम हो जाती है। इसे हमारे यहाँ के नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं फ्री का ज्ञान बांटना।
देखिए यही बात है कि इस तरह के जो गाइडेंसेस होते हैं, सर म्यूट करिए, ओके जो भी इस तरह के गाइडेंसेस की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, इनमें हमको ये समझना है कि गाइडेंस की जरूरत जो है अच्छा एक बात बताइए कि कोई बच्चा जो है आपके पास गाइडेंस के लिए आया है? हाँ सरिता मैम, आप सब लोग के लिए भी ये बात है, कोई बच्चा जो है आपके पास गाइडेंस के लिए आया है, कोई बच्चा है जो कि जिसे ये लगता है कि वो जो है बिजनेस करने की सोच रहा है और इसलिए जो है पढ़ाई जो है वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी यूजुअल केस, राइट? तो बच्चे को जो है मेनली क्या करना है, बिजनेस करना है, इसीलिए उसको पढ़ाई में मन जो है वो उसको नहीं लगता है और वो स्कूल सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं। अब ऐसे में जो है आप उसको क्या गाइडेंस ऑफर करिएगा? बिजनेस लाइन में वो जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट उसको पढ़ने के लिए तो बिल्कुल ही गाइडेंस नहीं देंगे, क्योंकि उनका जब मन हो गया, और यहाँ तक कि जब सक्सेसफुल बनना है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही लोग सक्सेसफुल बनेंगे। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उनका वो इंटरेस्ट है, तो पहले बोलेंगे भैया आप जिस लाइन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले उस जगह पर जाके, जगह पता ही होगा, अब जहाँ पर भी मान लीजिए उनको बालू गिट्टी का दुकान खोलना है, पहले बोलेंगे कि 6 महीना तुम बालू गिट्टी के दुकान पर जाके काम करो, वहाँ का क्या प्लस है क्या माइनस है सारा पहले पता करो, उसके बाद जाके तुम अपना बिजनेस जैसे मन हो खोल सकते हो। अच्छा, बिकॉज सर उसके पास उस नॉलेज भी हो जाएगा, और वो जो है अनुभव जो उसको चाहिए वो अनुभव उसको पहले मिल जाएगा, बिना किसी तरह का जो है सो लॉस किए हुए। मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि क्या आप इस प्रोसेस में उसको स्कूल दोबारा ला पाएंगे? नहीं सर, और लाना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, नहीं बच्चे नहीं बोले नहीं हैं नहीं, ठीक है ठीक है, मिश्रा सर का भी ओपिनियन ले लेते हैं। बिजनेस ही करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे एक लिमिट में पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, तो ये बात कैसे बताएंगे उससे? अमृतसर वाले केस में अमृतसर वाला ही बच्चा है, अमृतसर तो उसको अब स्कूल से बाहर भेज दिए। सर ऐसा नहीं है, अब आपके पास पढ़ने आ रहा है सर, पढ़ने आ रहा है बच्चा सर, 6, 7, 8, 9 पढ़ने आ रहा है बच्चा तो जाहिर सी बात है वो 6, 7, 8, 9 का होगा बच्चा। यस मैम पढ़ने प्लीज। जब वो बच्चा आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो 6, 7, 8, 9 जो भी क्लास का बच्चा हो, तो उसके लिए भी उसको बिजनेस ही करना है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसके लिए उसे एक लिमिट तक पढ़ाई करना जरूरी है, चाहे वो इंटर इस हो। चीज का एहसास उसे हम कैसे करवा सकते हैं? यस चलिए सर से भी जान लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको हम ये जो है पढ़ाई को जरूरत होगी। वेरी नाइस। मैं एग्री करता हूँ मैम से, लेकिन सबसे पहले उसको ये समझाना पड़ेगा कि बेटा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बेशक बिजनेस ही कीजिए और डिटरमाइन होकर बिजनेस कीजिए, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि आप अगर पढ़ के तब बिजनेस करते हैं और बिना बिजनेस करते हैं तो दोनों में फ़र्क आएगा। आपका पढ़ने के बाद कस्टमर डीलिंग भी आपका फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी समझ जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और ये चीज़ उसको जब पता चल जाएगा कि अगर यही बिजनेस में थोड़ा पढ़ के करता हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हूँ, ये चीज़ उसको अगर समझ में आ गई तो वो एक क्या कहते हैं रेशियो रखेगा पढ़ाई और बिजनेस दोनों के बीच में। वेरी नाइस। चलिए तो तीन लोगों ने देखिए, तीन लोगों ने एक्चुअली 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज दिए एंड ऑल द रिस्पॉन्सेज आर एक्चुअली करेक्ट इन देयर ओन डिग्रीज। तीनों रिस्पॉन्स अपनी जगह पर सही है। अगर बच्चा मान लीजिए कि बिजनेस ही करना चाहता है, चलिए 6 महीना के लिए भेज दिए, 6 महीना में उसको बढ़िया से ये भी तो अंदाजा हो जाएगा ना कि मेहनत कितना है। एक लाइन फिर उसको बाद में पूछ भी सकते हैं कि क्या रे बेटा, पढ़ना आसान था कि बालू गिट्टी उठाना आसान था? यस सर। सर सर जैसे कि बच्चा जो है बिजनेस करना चाहता है, यस सर तो मैं उसको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करूंगा जी, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करूंगा और बोलूंगा कि मैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुमको जो है लोन लेना पड़ेगा।
और लोन लेने के लिए जो है आपको जो है कोई एक अच्छा डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए। जितना अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा उतना लोन आपको मिलेगा। हाँ, उसके बाद अगर तुम्हें कोई किसी चीज की हेल्प चाहिए, जैसे चेक का या किसी चीज का डॉक्यूमेंट का, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आपको जो है लोन मिलेगा और तभी आप बिजनेस कर पाओगे। ताकि वो पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, ताकि जो उसको अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर वो जो है ये भी करेगा और फिर उसको बिजनेस भी कर सकता है। वेरी नाइस, चलिए वेरी नाइस। देखिए, कुल मिलाकर जो है बात यहीं पर आई कि बच्चा जो कहेगा उसकी बात को भी हम जरूर सुनेंगे। देखिए, सर ने कहा कि अगर बच्चा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो उसकी बात को हम मानेंगे, राइट? क्योंकि अगर नहीं मानिएगा तो बच्चा उससे आगे आपकी बात सुनेगा ही नहीं, है ना? अगर मान लीजिए आप, और किसी भी परसुएशन में की रोल यही होता है कि दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपको पहले मानना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट, अगर आप उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि वह पहले ही अपने आप को शट ऑफ कर लेगा। वो जैसे ही शट ऑफ कर लिया, उसके आगे आप जो भी बोलेंगे उसको कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, राइट? अब यहां पर जो है हम आप लोगों से एक और चीज पूछने वाले हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई क्राइसिस आई हो और आपको किसी के हेल्प की जरूरत, या आपने किसी से हेल्प लिया हो उसमें? Sure. Obviously, क्या बताना क्या चाहें? कोई एक ऐसा सिनेरियो जहां पर आपके पर्सनल लाइफ में कोई क्राइसिस आई हो और आपने किसी की मदद ली हो उसमें। सर कॉलेज टाइम में आया था, बहुत बार आया था, यहाँ तक कि बहुत ऐसा है किस्सा जिसमें जो है सो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी, और खासकर जो है वहाँ पर फर्स्ट हम फ्रेंड से ही हेल्प लेते थे, और फ्रेंड जो है सो हेल्प देता भी था। अभी तक ऐसा है कि लगभग हम सब फ्रेंड का अभी तक चुका भी नहीं पाए हैं। नहीं, फाइनेंशियल हेल्प नहीं कह रहा हूं किसी सर। भी तरह का हेल्प सर। वेरी नाइस, चलिए वेरी गुड। देखिए, एक चीज तो जरूर तय है कि जितना हेल्प हम लोग लाइफ लॉन्ग रिसीव करते हैं, चुकाना नहीं हो सकता है ये, और इसलिए चुकाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकेशन में क्या होगा कि आपको 10 बार जरूरत पड़ी तो आपने केदार जी से हेल्प लिया, केदार जी को एक बार हेल्प पड़ी तो आपने केदार जी को हेल्प जो है वो कर दिया। बस बात उतने पर खत्म है। ये नहीं कि अब 10 बार केदार जी हेल्प किए तो हम भी 10 बार गिन के जो है हेल्प करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, काउंसलिंग का जो है एक की रोल ये होता है कि ये जो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अचीव करने में हेल्प करता है। Who is this stupid person? ओके, काउंसलिंग जो है वो हमें एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अचीव करने में हेल्प करता है। मैंने पर्सनल लाइफ की क्राइसिस इसलिए कही क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिलेमास आते हैं जहां पर कि आप परेशान हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बता दूं कि अगेन आई बिलीव इन गिविंग माय ओन एग्जांपल, कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो कोई भी बच्चा होता है तो एक नेचुरल सी बात है कि अपने पेरेंट्स के प्रति एक अलग स्थान होता है उसके मन में, तो इसलिए जो है आई यूज्ड टू मिस देम। दूसरा चीज क्या है कि गांव के प्रति थोड़ा ज्यादा ही अफेक्शन रहता है। यू हैव योर फ्रेंड्स, यू नो द प्लेस एंड एवरीथिंग, यू हैव मोर फ्रीडम। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं जब वहां से गांव आता था ना तो मैं वापस जाना नहीं चाहता था। And it actually, like filled me with a sense of, anger against my own parents, कि बाकी सब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे दूर भगा रहे हैं। So I was filled with this anger. और यही वजह थी कि कई बार मैं पढ़ाई पर भी जो मुझे रिक्वायर्ड फोकस करना चाहिए था, उस फोकस करने के बजाय जो है मेरा फोकस जो है वो इस चीज के बारे में सोचने में ही रह जाता था। तो अब ऐसे केस में जो है फिर आई मीन विद होम कैन आई डिस्कस दिस, राइट? सो वन वे वाज लाइक टू डिस्कस दिस थिंग विद माय फादर। ओके,
तो एक जो था वो था कि अपने पापा के साथ डिस्कस कर सकते थे. So then he, gave me the whole scenario that, see, like, I am a farmer. I spend most of the time working in the fields, right? And your mother, she is engaged with all the household chores. Who is going to help you with your studies?